गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। प्रैक्टिस सेट नंबर 543 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए और इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के प्रश्नों पर, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डेट है 22 जून 2021 और ये आज का अंतिम टेस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है और लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। क्या बताइए? प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। करेक्ट है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। ठीक है, करेक्ट हो गए दोनों के दोनों स्टेटमेंट, क्योंकि लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिक होती है राज्यसभा के सदस्यों की तुलना में। तो संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व जो है समान रूप से हों, साथ ही राज्यों तथा राज्य के मध्य भी समानता हो, अर्थात अलग अलग राज्यों में प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य अलग अलग होगा। देखिए, संसद के प्रत्येक सदस्य के वोट का मूल्य समान होता है तथा लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा के सदस्यों की संख्या से अधिक होती है, जिसके कारण लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह स्वयं प्रत्याशी है, राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष है उसको, या वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य है, या राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य है। पहले तो ये सोचिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन कौन लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और साथ ही राज्यों की जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य भी। विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते क्योंकि हर स्टेट में तो होती नहीं है वो। ठीक है, तो जैसे कि सेंट्रल में उच्च सदन कौन सा माना जाता है? राज्यसभा माना जाता है। तो वहाँ राज्यों में उच्च सदन कौन सा माना जाएगा? राज्य की विधान परिषद। तो वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होगा, तो वो ठीक है मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकता। तो संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं कर सकते। ठीक है, यदि मुख्यमंत्री इस सदन का सदस्य है तो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का पात्र नहीं है वो। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? एक आसान सा प्रश्न। किसको संबोधित करते हैं? उपराष्ट्रपति को। तो संविधान के अनुच्छेद 56(1) का के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना जो है लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। अनुच्छेद 56(2) में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? आसान भाषा में समझे तो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेता है, लेकिन जो उसके खिलाफ अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग चलता है उसकी प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। तो देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और साथ ही राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, लेकिन जब इस पर महाभियोग चलता है तो लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तो इसमें भाग लेते हैं महाभियोग में, लेकिन जो राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य थे वो भाग नहीं ले रहे थे। इसमें भी सभी सदस्य भाग लेते हैं लोकसभा राज्यसभा के, याद रखना, निर्वाचित नहीं। निर्वाचित इसके चुनाव में, तो राज्य की विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते जो इसके चुनाव में भाग ले रहे थे। तो संविधान का अनुच्छेद 61 के अनुसार जो है महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। याद रखना, ये भी पूछा जाता है कैसी प्रक्रिया? अर्ध न्यायिक है। ठीक है, जो संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, चाहे उसको राज्यसभा में शुरू कर दो या लोकसभा में शुरू कर दो, यानी ऊंचे सदन में या निम्न सदन में। देखिए, इसमें राज्यों की विधानसभाएं जो हैं भाग नहीं लेती महाभियोग की प्रक्रिया में। अनुच्छेद 54 के अनुसार वे राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का भाग है। ठीक है, मतलब निर्वाचन में तो भाग लेंगे लेकिन महाभियोग में अनुच्छेद 61 वाली प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। महाभियोग में राज्यों के विधान परिषदें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का भाग है ही नहीं, है ना।
क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, उसने त्यागपत्र दे दिया या किसी कारण के अनुसार किसी कारणवश उसको हटा दिया गया है, तो भारत के राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, तो उस पद पर कौन बैठेगा, उसका कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेंगे। उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो ठीक है वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, वो त्यागपत्र दे दें, हटा दिए जाएं, तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो है कार्यभार संभालेंगे उपराष्ट्रपति। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ठीक है कार्यभार संभालेगा, और वो भी नहीं है तो उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा। ऐसा कहाँ लिखा है? राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के तहत ये सारे प्रावधान हैं। प्रश्न क्रमांक संख्या 6 पर आ जाइए। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। तो संविधान के अनुच्छेद 85(2) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 74(1) के अधीन है, अर्थात ऐसा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही कर सकते हैं वो। ठीक है, मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री शामिल होते हैं, याद रखना। ठीक है, मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट के मंत्री शामिल होते हैं और मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री भी, राज्य मंत्री भी और उप मंत्री सभी शामिल होते हैं। अलग से पूछा जाता है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेवी निषेधाधिकार कहा जाता है? कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने जेवी निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग किया था, बताइए। उनका नाम है ज्ञानी जैल सिंह। क्या होती है जेवी निषेधाधिकार शक्ति? देखिए, भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन अधिनियम 1986 में भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने इसके संबंध में जेवी निषेधाधिकार का प्रयोग किया था। उल्लेखनीय है कि जब राष्ट्रपति दोनों सदनों द्वारा पारित बिल को अपने पास असीमित समय तक, ठीक है, असीमित समय सीमा तक लंबित रखता है अपने पास, अर्थात वह इस पर सहमति नहीं देता और ना ही इसे पुनर्विचार के लिए वापस लौटाता, तो संवैधानिक शब्दावली में इसको कहा जाता है जेवी निषेधाधिकार, यानी पॉकेट वीटो की इसको संज्ञा प्रदान की जाती है। ठीक है, पॉकेट वीटो की। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं? कौन कौन सी हैं राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां, बताइए। पहला है बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, संसद का अधिवेशन बुलाना, किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास भेजना और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना और राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना। स्वविवेकी शक्ति का यहाँ मतलब है वो किसी की सलाह नहीं ले रहे, इसमें ना प्रधानमंत्री की ले रहे हैं और ना ही ले रहे हैं मंत्रिपरिषद की। तो बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना ये उनकी स्वविवेक की शक्ति है, तो टिक कर दीजिए इस पर। संसद का अधिवेशन बुलाना, ठीक है, इसमें सलाह लेते हैं वो मंत्रिपरिषद की, तो ये नहीं होगा। किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास भेजना, ठीक है, ये भी उनके स्वविवेक की शक्ति नहीं है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। ठीक है, राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति, बिल्कुल ये उनकी स्वविवेक की शक्ति है, तो 1 और 5 इसका आंसर हो जाएगा, यानी डी। तो संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है, जिसका उपयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह से मुक्त होकर करता है। ठीक है, अतः किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद में वापस भेजना और किसी विधेयक को रोक कर रखना राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है। ठीक है, वो जैवी अधिकार की जो बात कर रहे थे हम। देखिए, इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 78 के तहत किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना और अनुच्छेद 74(1) के अंतर्गत किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना जैसे विषय पर भी राष्ट्रपति स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाएंगे हम। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, कब की बात है, 2002 की, चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी?
एक तरह से ये घुमा फिरा के इतना इसने पूछा, ठीक है। ये पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति बता दीजिए, ठीक है। और राष्ट्रपति की तो राज्यपाल की भी याद रखना। तो राष्ट्रपति की अनुच्छेद 123 और राज्यपाल की अनुच्छेद 213, दोनों इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद पूछे जाते हैं ये। तो संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 में, याद रखना दोनों को। स्टेट के लिए नीचे वाला इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। डिफरेंस याद रखिएगा। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। तो दूसरे को हटा दीजिए, केवल 1 और 3 हो जाएगा इसका आंसर सी। तो संविधान के अनुच्छेद 281 के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 239 ए 5 के तहत संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। देखिए, मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण करते हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। संविधान के तहत असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। कौन से अनुच्छेद में लिखा है? देखिए, अनुच्छेद 148 तो अपने सीएजी से संबंधित है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अनुच्छेद 331 राजभाषा से संबंधित है, ठीक है, 160 हो जाएगा इसका उत्तर। तो संविधान के अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का तो देता है, राष्ट्रपति की बात हो रही है। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का नहीं देता, राज्यपाल करते हैं राज्यों के, ठीक है। रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर तो हैं ही ये। देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू कर सकते हैं ये। तो संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्यों के राज्यपाल को है, याद रखना। और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, वो भी याद रखना। देखिए, राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्तियों में क्या सम्मिलित नहीं है? बताइए, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति जो अनुच्छेद 72 में है, क्या क्या नहीं है? वो क्षमा कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं, विराम कर सकते हैं, प्रविलंबन कर सकते हैं, रोक निरंतर जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो शब्दों शब्दों से ही पूछे जाते हैं प्रश्न, डी हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा करने की, उसका प्रविलंबन करने की, विराम या परिहार करने अथवा दंडादेश के निलंबन या लघुकरण का अधिकार प्राप्त है, ठीक है, जिनमें सेना न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किए गए मामले भी शामिल हैं। तो क्या शामिल नहीं है इसमें? रोक शामिल नहीं है, ठीक है। रोक जैसे शब्द का कोई उल्लेख ही नहीं है संविधान में, ना निरंतरता शब्द का उल्लेख है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखवाएगा? संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग हो गया उनके प्रतिवेदन को। देखिए, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, अधिकतर उनका जो वार्षिक प्रतिवेदन है, चाहे वो सालाना आ जाए या 15 महीने में आए या 6 महीने में आ जाए, ठीक है, 1 साल में 2 बार आ जाए, तो ये सारे वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति कलेक्ट करके संसद के पटल पर रखवाते हैं इनको, ठीक है। लेकिन लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन देती है लोकसभा अध्यक्ष को, तो इसको हटा दीजिए, बाकी ये तीनों हो जाएंगे। बड़ा ही रोचक प्रश्न है ये, और रिपीटेड भी यूपीएससी कर चुकी है पहले। 2 को एलिमिनेट कर दीजिए, फिर 1, 3 और 4 हो जाएगा केवल। तो देखिए, संघ वित्त आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि लोक लेखा समिति की स्थापना जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मिलाकर की जाती है। 15 + 7 होते हैं ना, टोटल 22, 7 राज्यसभा के, 15 होते हैं लोकसभा के, ठीक है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है।
और लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन देती है लोकसभा अध्यक्ष को, राष्ट्रपति को नहीं। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा जो है संघ वित्त आयोग की सिफारिशों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को क्रमशः संविधान के अनुच्छेद 281 घ 151 1 338 6 के तहत संसद के पटल पर रखवाया जाता है। अब हम अग्रसर होते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ये पॉलिटी के थोड़े बड़े स्टेटमेंट वाले होते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, तो वीडियो इसकी बड़ी हो जाती है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन स्वयं राष्ट्रपति तैयार करता है? नहीं। लोकसभा स्पीकर? नहीं। केंद्रीय मंत्रिमंडल? तो संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित होती है। ठीक है, तो ये 15 प्रश्न थे पॉलिटी प्लस कॉन्स्टिट्यूशन के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।